क्वेश्चन है 13,824 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 19,683 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है CI = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T - P। ये तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। एक अमाउंट का फॉर्मूला भी होता है यही, जिसमें ये P नहीं होता, वो होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, क्योंकि हमको पता जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल P + I। ठीक है, तो ये अमाउंट होता है, इससे इंटरेस्ट निकालते हैं तो A - P हो जाता है। ठीक है, इससे प्रिंसिपल निकालते हैं तो ये हो जाता है A - I। ठीक है, तो ये अमाउंट मतलब मिश्रधन, P से प्रिंसिपल, I से मतलब इंटरेस्ट या ब्याज। अब इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो 13,824 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, तो ये हो गए प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 13,824 रुपए। ठीक है, राशि 3 वर्ष में, टाइम कितना है यहाँ पे 3, और जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट दे रखा है मिश्रधन, वो हो गया 19,683 रुपए। ठीक है, अब हमको पता है कि इसमें से हम ये वाला फॉर्मूला लगा कि ये वाला लगाएंगे, क्योंकि ये इसमें सिर्फ टर्म्स इजी पड़ रही है, माइनस नहीं है, तो ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे तो अमाउंट हमारा 19,683 इक्वल टू प्रिंसिपल मूलधन है 13,824 1 + R/100 की पावर 3, क्योंकि टाइम 3 है। ठीक है, अब ज्यादातर टीचर क्या कहते हैं, इसको यहां तक कहते हैं कि हो गया बस, अब इसको आप सोल्व कर लो। पर जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं इजीली से, पर कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो सीख रहे होते हैं चीजों को, तो वो कहीं न कहीं जाके अटक जाते हैं, फिर आगे जाके ऐसे क्वेश्चनों को लेकर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा कि हम इसमें कैसी अप्रोच रखते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए जो अप्रोच होगी वो ये इधर आ जाएगा, देखो, और इसका भी आप अगर एलसीएम ले लोगे तो एक तरह से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इधर आ गया, तो ये आ जाएगा 19,683 अपॉन 13,824। ठीक है, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक तरह से 100, और ये 1 यहाँ पे 100, तो ये हो जाएगा 100 + R, और ये पावर में 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का एक है कि इसका जो घनमूल बोलते हैं, है ना, तो इसका एक क्यूब है, तो इसका क्यूब अगर हम इन दोनों का क्यूब हमको पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब क्यूब को सोल्व निकालने की कई ट्रिक भी बताते हैं, बहुत से यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे, अलग अलग ट्रिक है, पर वो हर बोलते कंडीशन में अप्लाई हो वो जरूरी नहीं है। किसी में आपके लास्ट में ये होने चाहिए, किसी में नंबर 4 होने चाहिए, किसी में 3 होने चाहिए। उसका मैं जो मेन जो बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड है, जो हर जगह एप्लीकेबल है, वो देखो। तो ये कितना 19,683। ठीक है, अब हमको पता है कि जो अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब होता है, हमें पता है 1000, तो 1000। ठीक है, 20 का क्यूब करते हैं तो होता है, ये हो जाएगा 2 4 8,000। ठीक है, और 30 का जब हम क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 27,000। ठीक है, तो ऊपर वाली कंडीशन, अब ये 19,683। अब देखो ये जो भी क्यूब होगा वो होगा 20 या 30 के बीच का कहीं क्यूब होगा। अब लास्ट में 3 क्यूब किसके में आते हैं, तो आपको पता है 2 का जब क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, 4 का क्यूब करते हैं ये आता है 64, 5 का क्यूब करते हैं तो ये आता है 125, 6 का जब क्यूब करते हैं तो ये आता है 216, 7 का क्यूब करते हैं तो ये आता है 343। ठीक है, तो आपको क्या 3 देखो इसमें आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 7, 21, 22, 23, 24, 25, 27 अगर हम करते हैं, ठीक है, 8 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64, और 8 चौक 32, 3 8 6 48, 512। ठीक है, 512। तो ये देखो अब ये 27 का आसपास हो जाएगा। इसी तरह चलो 9 का भी करते हैं, 81 और 9 कम 9, यह था 729। 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, तो 3 सिर्फ 7 के क्यूब में आ रहा है, तो अगर हम 27 का क्यूब करें
3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम हमारे पास ये 19,683 आ जाएंगे। वो अब हम देखते हैं कैसे आएंगे। 27 को 27 से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 को 27 के करते तो 49, 4 7 दूनी 14 और 18 189 और ये 54। तो आ गया 9 8 4 12 12 6 729, ठीक है। फिर इसको 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 9 63, फिर 6 की पावर 7 दूनी 14, 20 2 7 49 और 51, ठीक है। अब वैसे तो 730 का कर ले, पर ऐसे मल्टीप्लाई करते 2 नम 18 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 सत्यो 14, ठीक है। 3 8 6 9, ये आगे देखो 19,683 और ये भी कितने 19,683। तो ये हो जाएगा एक तरह से 27 का, ठीक है। अब 13,824 को करेंगे तो मैंने आपको बताया कि 13,800 जो है तो 10 का तो 1000 होता है, 20 का देखो 8,000 होता है, तो 20 के ऊपर आएगा और 30 का क्यूब होता है 27,000 और तो 24 4 क्या देखो इसमें आ रहा है 4 लास्ट में, ठीक है। तो 24 का क्यूब करेंगे हम एक तरह से, तो यही कर लेते हैं 24 का। पहले 24 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार, 4 चौक। अब वैसे जिनको पता है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है वो कर सकते हैं, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए एकदम बेसिक से 4 चौक 16 1 4 दूनी 8 96 आता है, फिर ये 48 हो जाता है, तो ये हो जाता है 6 और ये हो जाएगा 10 17, ये होता है 576। फिर वापस इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, ये आगे 2 और ये 7 14 7 21 7 28 30 और ये 3 और ये 5 20 और ये 23, ठीक। और फिर इसको 576 का आपको डबल करना आता तो सीधा 1000 और वैसे कर लोगे, नहीं 2 6 12 1 2 7 14 1 15 1 और 2 5 10 और 11, तो अगर 4 2 8 और 3 और 1, तो ये आगे 13,824, ये आगे 13,824। तो इस तरह से हम इनका क्यूब और स्क्वायर निकाल सकते हैं। बाकी के आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे सोल्व हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन मैंने उनको लिए है जो शुरुआत करें, जिनको थोड़ी दिक्कत होती है कि कैसे करें। उनमें जब मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपको लगेगा हाँ हम भी कर सकते हैं, और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिसकी वजह से आप फिर इनको आगे इजिली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कट गए, अब ये कट गए, अब ये आ गया हमारे पास 27/24 इक्वल टू ये हो गए 100 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। अब इसको ये भी कर सकते हैं, ये कट जाएंगे 3 से, 3 नंबर 27, ये 8, ये आ गए 9/8। चलो मैं इसका भी डिवाइड एक तरह से करता हूँ कि कितने आएंगे, तो 9 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, ठीक, ये 1 बच गया। फिर 10, ये पॉइंट लग जाएगा, 8 एकम 8 तो 8 ही आएगा। फिर ये आ गया 2, फिर 0 8 दूनी 16, पहले 1 आएगा, फिर 8 दूनी 16, ये आ गया, फिर 20 में से 16 गए 4, फिर 0 8 पंजो 40, ठीक है। तो जब इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1.125, तो लिख देते हैं 1.125 इक्वल टू 100 प्लस R अपॉन 100। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक तरह से 112, फिर एक के पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस R, ठीक है। अब ये 100 इधर आ जाएगा तो 112.5 माइनस 100 इक्वल टू R। अब 112.5 में से 100 निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5, ठीक है, इक्वल टू R। तो रेट आ गई जो हमारे पास कितनी आ गई 12.5%, ठीक है। तो ये एकदम पूरे बेसिक मेथड से एकदम जो बेसिक कैलकुलेशन है उसमें आपको एक एक चीज स्टेप बताई गई है। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो इन क्वेश्चन को एकदम सीख रहे हैं बेसिक से, और जिनको आता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है तो आपको जितना टाइम वीडियो में लगा उतना नहीं लगाना होता है, बहुत जल्दी आपको इतनी स्टेप में आपको लगभग आपको ये याद ही रहना चाहिए, तभी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कंप्यूटर एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन भी होते हैं वहां पे, तो उनकी हेल्प से भी आप कुछ आइडिया लगा लेते हो। तो ये तो यहाँ तक ये जो प्रो लेवल के स्टूडेंट बोलते हैं जिनको, वो तो इसको यहाँ पे ही सोल्व कर लेंगे। बाकी को जिनको कैलकुलेशन नहीं आती है
तो वो एकदम सीख रहे हैं जो मतलब 8 9 10th क्लास में हो या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज में हो, उनके लिए ये वीडियो। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक और अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज गणना करने से ब्याज का अंतर 3374 रुपए है, तो मूल राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, वार्षिक ब्याज से रिलेटेड और अर्धवार्षिक ब्याज से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज का उसी पे फोकस कर रहे हैं हम। शॉर्ट टिक पे ना जाके जो इसका बेसिक है उस पे बात कर रहे हैं। तो हमको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट CI का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 टाइम T माइनस मूलधन P। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला होता है, ये हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा जब हम चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो हमको 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमको 111 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, ये उसके अलावा 105 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में आते हैं ज्यादातर। चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इससे ज्यादा आगे नहीं पूछते, 5 लास्ट। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, वार्षिक गणना करेंगे। ठीक है, तो वार्षिक गणना तो मूलधन हम क्या मानते हैं इसमें, P। ठीक है, वार्षिक गणना के लिए क्या मूलधन हमारे पास क्या है, P। ठीक है, समय कितना है, समय 2 वर्ष, 2 वर्ष, और दर है हमारे पास 20% की, 20%। ठीक है, तो अब हम इसमें फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, CI इक्वल टू क्या है, P1 प्लस R कितने हमारे जो रेट है 100, ये हो जाएगा 20/100, और ये टाइम कितना हमारा 2 वर्ष माइनस P मूलधन। तो ये हो गए हमारे पास वार्षिक गणना के लिए। ठीक है, तो इसीलिए अर्धवार्षिक गणना इधर, अर्धवार्षिक में क्या होता है, जो दर होती है वो आपकी आधी हो जाती है और समय क्या हो जाता है, दुगना। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना, कभी भी अर्धवार्षिक पूछ ले। ठीक है, क्योंकि जो अर्धवार्षिक में क्या होगी, हमारी जो दर है वो आधी हो जाएगी और जो समय है वो हो जाएगा दुगना, पर मूलधन तो सेम ही रहेगा। तो इसका मूलधन कितना है, मूलधन P। ठीक है, समय इसमें 4 हो जाएगा, वैसे वर्ष नहीं होगा पर 4। ठीक है, और दर हो जाएगी इसकी 10। सेम ये का ये फॉर्मूला इसमें भी लगा सकते हैं हम। तो इसको मान लेते हैं CI1, तो ये हो जाएगा CI2। ठीक है, तो वो हो गया P1 प्लस R कितनी है यहाँ पे 10/100, और टाइम 4 और माइनस P। ठीक है, ये हो गया इसका एकदम बेसिक सा। ठीक है, तो ये इसको बेसिक कंसेप्ट बोलते हैं हम, जिसका चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ठीक है, अब बहुत से लोग इसको सोल्व करके आराम से कर सकते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन में हम कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको हम पूरा सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब इसका पूरा एलसीएम लोगे तो ये इसके नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा एक तरह से 100, और 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, पर आपको बताने के लिए हो जाएगा एक तरह से 100, और ये इधर हो जाएगा 100 प्लस 20, और ये स्क्वायर माइनस P। ठीक है, तो ये हो जाएगा P, और 100 प्लस 20 120, और हम इसका सीधा कर देते 120/100 गुणा 120/100 माइनस P। ठीक है, ये हो गया। इसको सिमिलरली हम इसमें भी करते, P इसका 1/1, इसका एलसीएम लिया 100। ठीक है, ये आ जाएगा 100 प्लस 10 और इसके पावर 4 माइनस P।
ये हो जाएगा एक तरह से P मल्टीप्लाई 100 और 10, 110/100, ठीक है, मल्टीप्लाई 110/100 मल्टीप्लाई 110/100 और मल्टीप्लाई 110/100। इस क्वेश्चन को मैं एकदम बेसिक, एकदम पूरी स्टेप करके बता रहा हूं, ताकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत से टीचर होते हैं वो आपको यहां तक करके बता देते हैं, पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स की क्या दिक्कत आती है, जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो कोई एक आधा पार्ट मिस हो जाता है, तो फिर उनको लगता है ये मुझसे नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं है, आप जब कैलकुलेशन को ठीक से करोगे तो क्वेश्चन, बाकी का कंसेप्ट तो इतना ही होता है, तो जो टीचर बताते हैं वो सही है, पर क्या होता है कि कैलकुलेशन पूरी ना होने की वजह से कंफ्यूजन हो जाती है, फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता अगले क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि आपका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर सकते हैं इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। सेम इसमें एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो को इस जीरो, इस जीरो को इस जीरो से, इसको इसके। ठीक है, अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144, और 10 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया इसे P मल्टीप्लाई 144/100 माइनस P। ठीक है, सिमिलरली इसको क्या करेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, और फिर ये दोनों को, क्योंकि अब इतना बड़ा हमसे होगा नहीं 121 को 11 से, तो हम इसको एक बार ऐसे करते हैं P मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई 121। ठीक है, इनको तो हम कर सकते हैं 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 ये 4 0। ठीक है, अब हमारे पास, अब हमें क्योंकि अंतर दे रखा है C1 और CI1 और CI2 में कितना है 3374 का, अब वो अंतर करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और ये आगे इसमें माइनस P है ही। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो मैं इसमें इस P को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, P हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे आगे पूरा ही लिखता हूँ, तो एक तरह से आ जाएगा 144P/100 माइनस P। इसी तरह ये हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई 121 P/, क्या 0 मान लो। ठीक है, अब आपको बस इसमें अंतर करना है, तो हम कर देंगे, इसमें अंतर है CI1 माइनस CI2, कितना अंतर है वो 3374। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं इधर। अब हम इसको एकदम इजीली एकदम सोल्व कर लेंगे, ये आपको स्टेप समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, और ये माइनस P है। ठीक, अब देखो अगर हम इनको रखते हैं तो ये कट जाएंगे, वो भी बता देता हूँ मैं इसको पूरे स्टेप से। तो हो जाएगा 144P/100 माइनस P। ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 121 P/40, 1 2 3 4 0, और ये माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम इसको एक ब्रैकेट में लेके करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, शॉर्ट में करते हैं एग्जाम में, तब हम इसको सीधा ही काट देते हैं, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा है जो शुरुआत में सीख रहा होता है चीजों को, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये P कहाँ पे गया, तो ये ऐसे कट जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, और इन दोनों का अंतर वो कितना बता रहा है हमारे पास, अब अंतर कितना है 3 3 7 4 का। और अब ये इसको हम सोल्व कर लेंगे, इधर कर लो चाहे इधर कर लो। तो ये देखो 121 को और 121 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 121 को और 121 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 121 मल्टीप्लाई 2 4 2 मल्टीप्लाई 1 2 1। ठीक है, तो 1 4 6 4, ये आ गए 14,641। ठीक है, 14,641 और 144 ये आ जाएगा, और इसके 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 जीरो, ये बड़ा है तो 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, 144 P, अब P तो ठीक है बाद में लिखेंगे, पर पहले क्या इसमें 2 जीरो, तो 2 जीरो और ऐड कर देंगे, 2 जीरो P माइनस। ठीक है, और इधर इसको ये तो सेम आएगा, पर 121 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास 14,641 P। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे कि, और जो हमारे पास अंतर है वो कितना है, अंतर है हमारे पास एक तरह से 3 3 7 4। ठीक,
अब क्या करेंगे कि इसमें से घटा लेंगे तो बड़ी, चलो माइनस में भी आ सकता है या बड़ी में से छोटी, चलो 14,641 में से मान लो 14,400 हमने घटा लिए, तो 1 4 2, ठीक है, ये हमारे पास बचे 241। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे, इसको यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं, तो हमारे पास बचे 241। 241, अब इसमें से 241 अपॉन 1000, 40 1 2 3 4, और ये p इक्वल टू कितना है, 3 3 7 4। ठीक है, अब ये इधर चला गया इसमें, तो ये हो जाएगा 241 p इक्वल टू 3 3 7 4, और ये 4 0 मान लो, 1 2 3 और 4। ठीक है, और अब p का इसमें डिवाइड करेंगे, तो 374 डिवाइड 241, और ये 4 0 1 2 3 4, और ये आ जाएगा इसमें डिवाइड करने पे आ जाएगा 14 बार, तो 14, और ये 4 0 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख। तो जो मूल राशि आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, और इसमें थोड़ी जगह कम पड़ी है, इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, जो बेसिक कंसेप्ट है पूरा कैलकुलेशन के साथ, तो मैंने आपको बता दिया, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,40,000। ठीक है, तो इसको जब ये इधर आधी स्टेप इधर है इसको सोल्व करने की, तो आप देख सकते हो जो इसका आंसर आया वो आया 1,40,000। तो ये था चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों गणनाएं थी, जिसका एकदम बेसिक जो मूल कंसेप्ट है वो बता दिया। बाकी की इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है जिससे हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा पर कंसेप्ट क्लियर हो तभी वो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आती है। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना पर वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज का अंतर 1762 रुपए है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक भी पूछा है और अर्धवार्षिक भी पूछा है, और मूल राशि भी पूछी है आपसे। ठीक है, और उनका अंतर दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या हमारे पास जो सीआई का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हमें पता होना चाहिए एक तो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक एकदम तरीके से कराऊंगा। बाकी की इस क्वेश्चन की कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ये 1 प्लस R अपॉन 100 T माइनस P, ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमको कोई भी धन है उसकी हमको वार्षिक गणना भी करनी है और अर्धवार्षिक भी करनी है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं वार्षिक गणना। वार्षिक गणना में हम मान लेते हैं जो मूलधन है वो कितना है, P। ठीक है, मूलधन हमारा क्या है, P। मूलधन हमारे पास है P। ठीक है, समय कितना हमारे पास, समय हमारे पास 2 वर्ष, और दर कितनी है हमारे पास, 10%। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड माल, अब क्योंकि हमें दो अलग अलग निकाल रहे हैं तो इसमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम P मानते, 1 प्लस R कितनी हमारे पास 10, तो 10/100, समय कितना 2 वर्ष माइनस P। ठीक है, इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हम अर्धवार्षिक के लिए। तो ठीक है, मैं साथ साथ में बता रहा हूं, अर्धवार्षिक। हम निकालेंगे अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में हमारे पास जो मूलधन है, मूलधन तो सेम ही है दोनों में, वो है P। ठीक है, अब समय और जो दर है वो क्या होती है, अर्धवार्षिक में समय होता है वो दुगुना हो जाता है, दर हो जाती है हाफ। तो यहां पे जो दर आएगी वो हो जाएगी 10 का आधा 5%, और समय जो है वो 4 साल तो नहीं होगा, पर जो T होता है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का, क्योंकि यहाँ पे T की वैल्यू क्या है, 2 वर्ष के लिए 2 है,
ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक, क्योंकि 6 6 12 6 ऐसे 2, एक साल में 2 तो 4, ठीक है। अब क्या है, सीआई का वही फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको CI2 मान लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 2, ठीक। तो फॉर्मूला के हिसाब से पी तो पी है ब्रैकेट 1 प्लस 5/100 और ये 4 माइनस पी, ठीक। वैसे तो हम इनको काट देंगे पर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इससे छोटा बन जाता है और हमको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। पर वो चीजें आप तब करना जब आपको ये चीजें आने लग जाए, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं इसको एकदम तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब मैं चाहता तो इसको 110/100 भी कर सकता था, पर अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 110/100 क्यों करेंगे और 105/100 क्यों करेंगे, ठीक है। जब देखो इसमें, अब देखो इसमें एलसीएम 1 आ जाएगा, फिर इन सॉरी यहाँ 1 लिखेंगे और ये एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100 आने की वजह से क्या होता है, ये हो जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100, इसलिए ये 110 होता है माइनस पी, ठीक है। तो ये 100 प्लस 10 110, और ऊपर 2 है तो 2 बार भी लिख सकते हैं, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 110/100 मल्टीप्लाई 110/100 माइनस पी, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे हो जाएगा, ये पी है यहाँ /1, यहाँ का एलसीएम आ गया 100, ठीक है, 100, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो फिर 100, ये 1 आएगा डिवाइड करेंगे और ये 5 आएगा और ये 4 माइनस पी, तो ये हो जाएगा पी मल्टीप्लाई 105/100, यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार, 105 100 105/100 105/100 और माइनस पी, ठीक है। अब ये CI1 और एक तरह से CI2 अब क्या होता है कि अर्धवार्षिक जो ब्याज होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, नॉर्मली अगर सेम वर्ष के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे CI2 माइनस CI1 करेंगे। बाकी का अगर वैल्यू माइनस में आएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको मूल राशि निकालनी है तो वो मूल राशि पॉजिटिव में होगी, तो हम इसके लिए करेंगे CI2 माइनस CI1, ठीक है। उससे पहले क्या हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, देखो थोड़ा सोल्व करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, और इसमें भी संभावना है कि आपको काटने की, तो ये 25 26 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 से 11 मल्टीप्लाई 121 और ये 10, ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 121/100 और ये हो जाएंगे P माइनस इधर ये P, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 दूनी 20 तो 21, ये सारे कट जाएंगे, 20 21 21 20 21 20, ठीक है। अब इसमें 4, तो ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 1 2 3 4 0 16 और 4 0 1 2 3। अब हमको 21 को मल्टीप्लाई 21 से करते तो हमें पता 441 है, और फिर वापस 21 को 21 करते 441, तो एक तरह से हमको मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे देखो 441 को मल्टीप्लाई कर दो 441 से, ठीक है। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 441, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4 4 चौक 16 4 चौक 16 17, ठीक, मल्टीप्लाई सेम ये का भाई उतार दो 4 6 7 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8, ये 4 8 14, ये 8 14 9, ये आगे 194 481, ठीक है, 194 481 आ गए, ठीक है, सही है सही है। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, 4 एकम 4 4 चौक 16 1 4 चौक 17, ठीक है, ये आ गई माइनस ये P है, ठीक है। अब C2 CI ये माइनस ये कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप देखो थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं करते हैं CI2 माइनस CI1, ठीक है। अभी एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू और ये P है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसको
तो 194,481 अपॉन 6 डबल, हम CI1 से भी कर सकते थे पर वो वैल्यू, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर केस में क्या होता है, जो अर्धवार्षिक ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, वो वार्षिक ब्याज से ज्यादा होता है अगर सेम समय हो, ठीक है, क्योंकि वो 6 महीने के बाद और कन्वर्ट हो जाता है ना, इस वजह से। और ये माइनस, और ये P और माइनस 121, सॉरी पहले ये बताते दो, ये वाली वैल्यू ही उतार देते हैं P, ठीक है। अब क्योंकि माइनस आएगा ब्रैकेट के आगे ही आएगा, तो ये तो 121 अपॉन 100 और P, और ये माइनस ही हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, इसलिए इसको ज्यादा वो हम जब हम शॉर्ट में करते हैं तो इसे सीधा ही काट देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि सर चक्रवर्ती ब्याज का तो फॉर्मूला ये था, फिर ये P कहाँ गया, तो वो दिक्कत होती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया। अब क्या करेंगे हम, बस एलसीएम ले लोगे। तो इसका एलसीएम लेने से क्या होता है कि ये तो आएगा 16, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो सेम आ गया 9 4 4 8 1, ठीक है। अब ये 16 इससे मल्टीप्लाई होंगे 121 से, ठीक है, और फिर 2 जीरो तो कम हो जाएंगे और 2 जीरो उसके लग जाएंगे। तो 121 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 1 6 कम 6 और 7 मल्टीप्लाई 1 2 1 6 3 9, ये आगे 1936, ठीक है। अब 2 जीरो से तो ये कट गए और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा है इसमें, तो ये लग गए इसके 2 जीरो। अब ये क्या, इसमें भी 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये उससे घटा दो ऊपर वाले से, 144 8 1 अपो सॉरी हाँ 19 3 6 00, तो 1 8, एक इधर एलसीएम चला गया तो 8 और ये 0 0, तो ये जो आंसर आएगा, अब यहाँ पे एक तरह से P लगा हुआ है साथ में, कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 881 P अपॉन 16 3। अब देखो ये CI2 माइनस CI1, तो इनका जो ब्याज का अंतर इन्होंने पहले से दे रखा कितना है, 1762, ठीक है। तो हम इस तरह से 1762 इसके पहले रख सकते हैं, तो ये अंतर इन्होंने दे रखा है 1762। अब आपको करना क्या है, 1762 में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 881 का डिवाइड कर जाएगा। तो आप देखो कि 16 से वापस 1762 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1762 से 16 से, तो ये मल्टीप्लाई होने पे आ जाएंगे 6 दूनी 12, हाँ 6 दूनी 12, 12 1 6 36 37 3 6 7 42 और 3 45, 4 6 कम 6 और ये 10, ये 2 6 7 और 1, तो आएगा 7 9 6 5 11, 11 7 8, ये आगे 181 92, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1762 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4 1 2 3 अपॉन 881 P, ठीक है। अब क्या होगा, 181 842 आ जाएंगे, ठीक है। अब 181 92 में क्या करेंगे हम, 8 8 1 का डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी 181 नहीं आएंगे, सॉरी ये 28 हो जाएंगे 2, तो ये आ जाएंगे 28 192, ठीक है। 28 192 में क्या करेंगे हम, 881 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं तो ये आएगा शायद 32, और 32 के आगे क्या है, 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 3,20,000 इसका क्या आ जाएगा, मूलधन, ठीक है। थोड़ी जगह कम पड़ी इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फंसा के किया है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3,20,000, ठीक है। तो जो मूलधन है, जो मूल राशि है वो 3,20,000। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, आपको वैसे तो बहुत से टीचर क्या होते हैं आपको यहाँ तक ही बताते हैं, बाकी का आपसे ही कैलकुलेशन कराते हैं, बाकी का कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मकसद है कैलकुलेशन कराने का, कि कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको क्वेश्चन तो समझ में आ गया
पर जब वो लास्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हैं तो उनको एक बार तो लगता है कि हाँ हमें आ गया। फिर जब एग्जाम में जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती या फिर कभी और क्वेश्चन करने बैठते हो तो अब आपको लगता है, थोड़ा झुंझलाने लग जाते हो कि यार आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। तो एक दो बार कैलकुलेशन आप करोगे और आपको लगता है हाँ जैसे जैसे सर कर रहे हैं वैसे वैसे हम एक दो बार करेंगे, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा और उस वजह के बाद में आप भी कैलकुलेशन कर लोगे। इसलिए मेरा यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है कैलकुलेशन को एकदम मल्टीप्लाई ऐसे छोटे बच्चों की तरह कराने का, वो यही रीजन है कि आप इसको थोड़ा जो लोग कर रहे हैं जिनको प्रैक्टिस है वो तो कर लेंगे, पर जो शुरुआत में जो बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए है कि आप इसको प्रॉपर कैलकुलेशन एक बार दो बार करोगे तो फिर आपको फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी और फिर आप इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से ही करोगे, क्योंकि फिर आपके लिए इतना लंबा कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नहीं लिखना तो है नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में रफ कॉपी में सोल्व करना होता है। तो आपसे ये तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इतना लंबा, ठीक है। तो कंप्यूटर एग्जाम के लिए तो आप इसको शॉर्ट में आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन मकसद है जब आप कैलकुलेशन में उतरोगे तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा और फिर कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी सोल्व करने में आपको आसानी रहेगी।